अब इसी से हम जोड़ते हैं आरएसएस को। जब पालघर वाली घटना हुई, इतना हाहाकार, आज तक लोग कहते पालघर का पाप, पालघर का पाप। ऐसे एयर कंडीशन कमरों में मेरी तरह बैठ के लोग चिल्लाते रहते हैं, पर नॉट आरएसएस। आरएसएस ने कुछ ऐसा किया जो उसने बताया भी नहीं, आज तक पता भी नहीं। आरएसएस ने साहब वो पालघर के इलाके में गई तत्काल, उसने कहा कि यहां पे इतने ईसाई पनप कैसे रहे, ये तो आदिवासी इलाका है, वनवासी इलाका है। तो पता चला कि वहां जो ट्राइबल्स थे उनको धर्मांतरण हो रहा था, कुछ बौद्ध बन रहे थे, ज्यादातर ईसाई बन रहे थे, लेफ्टिस्ट वहां पे बहुत सक्रिय थे। तो आरएसएस ने वहां एक नहीं, दो नहीं, 75 ट्राइबल विलेजेस को अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया। ये बात हो रही 2020 की, आज है 2026, और गोद लिया। उनकी एक संस्था है, और उस संस्था के जरिए उन्होंने उनको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली स्किल सिखाई, यानी कि इन्वायरमेंट यानी प्रकृति से जोड़कर उनको काम करना सिखाया, बांस की चीजें बनानी सिखाई, और जितनी प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, घर के अचार पापड़ सब कुछ सिखाया उन महिलाओं को। और संस्थान का नाम है केशव सृष्टि, इसका वेबसाइट है, या देखिए आके। मैं तो कहता हूं इसको डोनेट कीजिए जाके। किस तरह महिलाओं को उन्होंने स्वावलंबी कर दिया, और पूरे इलाके में धर्मांतरण हो गया, पूरे इलाके में धर्मांतरण हो गया। क्या आपने कभी आरएसएस को इसका क्रेडिट लेते देखा? कभी आपने मोहन भागवत को इसके बारे में बात करते सुना? कुछ लोगों ने मुझे बताया, मैंने आपको बताया, ऐसे बात आगे चली जाए तो अच्छी बात है, वरना दे नेवर टेक क्रेडिट। ये आरएसएस की पकड़ थी कि जिस महाराष्ट्र में आज तक कांग्रेस ताकतवर है, उस महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी नेता बन के उभरी। फडणवीस बड़े हरी चाणक्य हो गए। फडणवीस की चाणक्यगिरी की बात भी अभी करता हूं। आरएसएस के बारे में कुछ और बात करते हैं। एक वीडियो आज मैंने शेयर किया, उस पर तमाम लोगों ने मोहन भागवत को पानी पी कर गालियां दी। वो वीडियो एक खेल है। मैं कभी आरएसएस की शाखाओं में नहीं गया, पर मैंने इस खेल के बारे में बहुत सुना है। ये खेल आज से नहीं, ये खेल 80 साल से खेला जा रहा है, जिसमें वो गोल गोल लोग दौड़ते हैं और हा शब्द को बहुत लंबा ही करके खींचते हैं, और अंत में कहते हैं हिंदुओं का हिंदुस्तान, यानी भारत हिंदुओं के लिए। जरा ये वीडियो देखें। भारत माता की हर हर हिंदुओं का हिंदुस्तान, भारत माता की हिंदुओं का हिंदुस्तान। बुजुर्ग बुजुर्ग लोग दौड़ रहे हैं। अमित झा बता रहे हैं कि वो भी ये खेल खेलते थे, हिंदुओं का हिंदुस्तान। मुट्ठी पर लोग खड़े हुए हैं, एक दादाजी अपना पोता लेके भी खड़े हुए हैं, 12-14 लोग खड़े होके कह रहे हैं हिंदुओं का हिंदुस्तान। किसने जाना कि आरएसएस की शाखा में ये बात हो रही है? लेकिन जब मोहन भागवत कुछ कहते हैं तो करोड़ों लोग जानते हैं, 100 करोड़ से ज्यादा लोग सुनते हैं। देखिए दिक्कत क्या है, 2-3 चीजें हैं। कुछ चीजें भाई, एक कहते हैं पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, यानी कुछ राजनीतिक मजबूरियों में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन दिक्कत है कि मोहन भागवत को कहने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने कहा कि बड़े से बड़े आदमी में कुछ ना कुछ कमी होती है, बाल ठाकरे के लिहाज से। मोहन भागवत की कमी है उन्हें बोलना है। मैं आपको बताता हूं कि कभी कोई आरएसएस चीफ जल्दी बोलता नहीं था। पिछले, ये मोहन भागवत नहीं, पिछले 2-3 चीफ से मैं देख रहा हूं ये बात धीरे धीरे आती चली जा रही। अब विडंबना क्या है, आयरनी क्या है कि मोहन भागवत अगर कुछ कहते हैं, कहते नहीं सब लोग हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, मुसलमान भी हिंदू है। तो मुसलमान अपने को हिंदू नहीं मानता, मुसलमान मोहन भागवत की बातों में नहीं फंसता, और हिंदू मोहन भागवत की बातों से नाराज हो जाता है। सामने वाला कहता मोहन भागवत राजनीति कर रहे हैं,
मुसलमान कहता है मोहन भागवत राजनीति कर रहे हैं, ईसाई कहता है मोहन भागवत राजनीति कर रहे हैं, हिंदू कहता है मोहन भागवत खराब है। ऐसे कैसे बोल दिया? देखिए, पिछले कई बार से जो लोग मेरा वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे उन्हें याद है कि मैं बंगाल से बात कह रहा हूं कि अगर बंगाल में जब जीत नहीं हुई थी तब भी मैं कहता था कि बंगाल में आज जो कुछ भी हालत है भारतीय जनता पार्टी की, उसके पीछे आरएसएस का हाथ है। 25 साल मैंने आपको एक बार पूरा वीडियो बनाया था, कितनी शाखाएं लगती हैं बंगाल में, क्या क्या होता है। बंगाल में आरएसएस के लोगों से मेरी बड़ी बात हुई। मैं आपको ये भी बताता हूं कि आरएसएस के लोगों की जाने गई है, तब जाके केरल में आप डबल डिजिट में आए हैं और मुस्लिम लीग से ज्यादा वोट पाए हैं। मैं आपको ये भी बताता हूं कि तमिलनाडु में आज तक भारतीय जनता पार्टी से नहीं खड़ी हो पाई क्योंकि स्टालिन ने आरएसएस को घुसने नहीं दी। अब आप देखें, आरएसएस के बगैर बीजेपी आपने 2024 में देखा, जब टूट गई थी बात और इन्होंने, नड्डा ने कह दिया था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीवन में पहली बार ऐसा चुनाव उन्होंने लड़ा जिसमें उनको पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम। और सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से आया जहां पे आरएसएस का सबसे ज्यादा होल्ड। मैं जानता हूं इस बात को। हमारे यहाँ पर्चियां आरएसएस वाले लेके आते थे, इस बार आरएसएस वाले एकदम गायब हो गए। मेरी बात की, आपने कहा भाई आप लोग नजर नहीं आए, तो उन्होंने हंस के कहा कि नहीं, अब भाजपा को हमारी जरूरत नहीं। देखिए, अंतर नजर आ गया। मैं आपको बताऊं, ये जो हिंदुओं का हिंदुस्तान है, ये आज से नहीं हो रहा है, 80 साल से हो रहा है। तमाम चीजें जो मैं टीवी चैनल पे कह नहीं सकता। एक दिन शेखर गुप्ता जैसा वामपंथी पत्रकार एक दिन प्रिंट पे बता रहा था कि छोटा था तो आरएसएस की शाखा में गया तो कैसी कैसी बातें होती। वो आज से नहीं, जमाने से हो रही। लेकिन आप एक मोहन भागवत की बात, अब ये भी बात सच है, इसीलिए मैं कहता हूं मोहन भागवत को नहीं बोलना चाहिए। हर आदमी आरएसएस की शाखा में नहीं जाता, हर आदमी शेखर गुप्ता को नहीं सुनता, हर आदमी पत्रकार नहीं होता, हर आदमी खोजबीन नहीं करता। वो तो वही सुनेगा जो मोहन भागवत बोल रहे हैं। मोहन भागवत को नहीं बोलना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, पर वो इतना बोल रहे हैं। लेकिन आप समझे, हम समझे, ना समझे, विपक्ष समझ रहा है, स्टालिन समझ रहा था, उसने सिद्धारमैया समझ रहा था। सिद्धारमैया ने कहा कि जो भी आदमी अगर सरकारी नौकर होगा, आरएसएस की शाखा में जाएगा, मैं बर्खास्त कर दूंगा। स्टालिन ने कहा कि हम इनको सड़क पे पथ संचालन नहीं करने देंगे, पार्क में शाखा नहीं लगाने देंगे, इनको आरएसएस का डर है, ये आरएसएस को समझते। अब आप देखिए, प्रियांक खड़गे और मल्लिकार्जुन खड़गे का 12वीं पास लौंडा, इंटर पास लौंडा, जो आईटी मिनिस्टर बना हुआ है, उसको देखिए, वो आरएसएस को लेकर बड़ा आजकल हमलावर है। आरएसएस में बैन लगा देंगे, कमाल बात है। अशोक गहलोत, इंदिरा जी होती तो आरएसएस को बैन कर देती। इंदिरा जी आरएसएस को चिट्ठी लिखती थी, इंदिरा जी गोलवलकर पे डाक टिकट जारी करती थी। तोतला महाराज, पहले पता कर लो उसके बाद बोलो। अच्छा, इनको देखिए, पवन खेड़ा को देखिए। पवन खेड़ा ने क्या कहा, Z+ सिक्योरिटी कैसे चाहिए? और आरएसएस है क्या भाई? आपका तो रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, आपका तो बैंक अकाउंट तक नहीं है, आपको सिक्योरिटी क्यों मिले? सब अनपढ़ क्लास यही पूछ रहा है। तो भैया, ये सिक्योरिटी नरेंद्र मोदी ने नहीं दी, मनमोहन सिंह ने दी। क्यों दी है, मैं इसका व्यक्तिगत गवाह मैं बताता हूं। 2012 में जब यूपीए सरकार थी और चुनाव को 1.5 साल बाकी था, 2014 के चुनाव को 1.5 साल बाकी था, उस समय सरदार मनमोहन सिंह की सरकार ने यह सिक्योरिटी मोहन भागवत को दी थी। क्यों दी थी? मैं आपको किस्सा बताता हूं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, रज्जू भैया, जो हमारे प्रयागराज से आते थे, वो आरएसएस की चीफ थे और वो अक्सर हमारे ऑफिस में, मेरे पड़ोसी थे, अक्सर आते थे। बड़े शालीन, बड़े, उनके ऊपर तो कितना मैंने बताया, उनके ऊपर शो भी किया है। ये आप मेरी पुरानी फोटो देखिए, आप मेरे ऑफिस की फोटो। जब रज्जू भैया आते थे तो मैं अपनी कुर्सी से उठकर मेज की दूसरी तरफ चला जाता तो उनके बगल में बैठता था। बहुत सम्मान था उनके लिए। तो उस जमाने में मुझे याद है, वो शायद, अरे जाने दिए, नाम लेना ठीक नहीं है, एक एसएसपी हुआ करते थे इलाहाबाद, उस समय इलाहाबाद था। उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा, अनुपम जी, ये जो आप रज्जू भैया को रोज बैठा रहे। अच्छा, रज्जू भैया आते कैसे थे? वो एक फिएट कार से आते थे। फिएट कार में सिर्फ 2 लोग होते थे, एक ड्राइवर, एक रज्जू भैया। अच्छा, बहुत दूर, मैंने कहा ना, पड़ोसी, यहां से मुश्किल से आधे किलोमीटर पर उनका घर है। तो फिएट कार से आते थे और एक
जिसे कहना चाहिए एक होमगार्ड भी नहीं होता था उनके साथ। तो कप्तान साहब का फोन आया, तो उन्होंने कहा अनुपम जी ये जो बहुत आप आरएसएस चीफ को बैठा रहे हो ना, कभी देखा वो बिना सिक्योरिटी के आते हैं? हमने कहा हाँ मैंने देखा है बिना सिक्योरिटी के आते हैं। उन्होंने कहा आपके ऑफिस में एक हमला हो गया और रज्जू भैया को कुछ हो गया अनुपम जी, तो पूरे देश में आग लग जाएगी, ये देश जलने लगेगा। मुझे बात समझ में आई। मैंने रज्जू भैया से कहा, हमने कहा सर आप सिक्योरिटी ले लें। वो तो जैसे अरे हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम चिंता मत करो, चिंता नहीं करो। और बच्चे की तरह उन्होंने हमको उठा दी। बट द पॉइंट इज, मैं चाह के भी उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकता था, एक मामूली पत्रकार। सरदार मनमोहन सिंह को, सोनिया गांधी को बात समझ में आ गई कि अगर आरएसएस के चीफ को एक खरोंच आ गई तो ये देश जल जाएगा और कांग्रेस फिर दोबारा कभी नहीं जीतेगी। तो उन्होंने चुनाव के ठीक पहले आरएसएस की चीफ को सिक्योरिटी दी। ये सिक्योरिटी जिसके पवन खेल आप पूछ रहे हैं कि किस बेवकूफ ने सिक्योरिटी दे दी, तो उस बेवकूफ का नाम है मनमोहन सिंह। वो सरकार थी सोनिया गांधी की। अच्छा इसको भी छोड़ें। ये दिखाता है कि आरएसएस चीफ कितना मैटर करता है। अब भाई आरएसएस चीफ हैं, उनको इतना नहीं बोलना चाहिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, लेकिन वो बोलते हैं। और फिर बात वही आ गई कि विरोधी समझ रहे हैं कि रज्जू भैया कुछ भी कहें, मोहन भागवत कुछ भी कहें, लेकिन वो आरएसएस की मंशा समझ रहे हैं कि हिंदुओं का हिंदुस्तान, और हिंदू जिसके लिए वो ऐसा कह रहे हैं वो समझने को तैयार नहीं। वो कह रहा है ऐसे कैसे बोल दिया, वैसे कैसे बोल दिया। जिस भगवा के आप आज फख्र कर रहे हैं, ये वही भगवा है, या वही आरएसएस है जिसने जमाने तक तिरंगा नहीं फहराया था साहब, और कहा हम तो ये सर झुकेगा तो सिर्फ भगवा के आगे झुकेगा। जो आज भी भगवा ध्वज लेकर आरएसएस वाला स्वयंसेवक चलता है, ओम लिखकर चलता है, और आप कहते हैं आरएसएस मुसलमानों की हो गई। अच्छा भाई, तो भाई थोड़ा सा अपने नेताओं पे भरोसा करें। मोदी बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जरा सी आपके मन की बात आई तो मौलाना मोदी हो गए। आरएसएस बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, थोड़ा सा आपके मन की बात हुई मौलाना भागवत हो गए। भाजपा बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, थोड़ा सा आपके मन की बात हो गई भाजपा कूड़ा है। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। हमने अपने नेताओं पे कभी भरोसा नहीं। आप देखें, आप वामपंथियों को देखें, आप कांग्रेसियों को देखें, आप अरविंद केजरीवाल की पार्टी को देखें, आप समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को देखें, आप ओवैसी के फॉलोवर्स को देखें। भैया दिन को दिन कहें तो दिन, और रात को दिन को रात कहें तो रात। लेकिन हमको साहब एक तराजू लेकर बैठे हैं, हम आपकी हर बात को आना पाई नापेंगे और हम तय करेंगे कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं, सही हैं, गलत है। थोड़ा अपनी टीम्स पर, अपनी नेतृत्व पे, अपने दलों पर थोड़ा भरोसा करें, थोड़ा विश्वास करें। आज आपको बताऊं कि भागवत जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप ने जीता था, लेकिन इतिहासकारों ने इसको डिक्लेयर कर दिया कि मुगल्स ने जीता। अब इतिहासकारों ने क्या किया, कैसे किया और कितना किया, ये तो अब धीरे धीरे सबको पता चल रहा है, सबको पता चल रहा है। अच्छा देखिए, एक संयोग की बात भी है साहब, आज हिंदू तिथि से जिसे कहना चाहिए कि महाराणा प्रताप का जन्मदिन भी है और उनकी जयंती भी है। आज हम महाराणा की जयंती भी मना रहे हैं। ऐसे मौके पर उन्होंने कहा, और बड़ी मजेदार बात यह है कि साहब जैसे आज 17 है और मतलब कल यानी 18 तारीख को हल्दी घाटी के युद्ध को या हल्दी घाटी की जीत को 450 साल भी हो जाएंगे। तो ये एक इसको हल्दी घाटी की विजय के 450, क्यों भाई विजय कहते हैं, इसके भी अलग अलग कारण है, इसको मैं बताता हूं आपको। भाई एक तो ये है कि जैसे हल्दी घाटी लड़ा गया था 1576 में, और इसके केवल 7 साल बाद 1583 में राणा ने युद्ध लड़ा, जिसे कहना चाहिए दिवेर का युद्ध। और दिवेर के युद्ध में आपको याद होगा 36,000 मुगलों ने राणा के सामने समर्पण कर दिया था, और राणा ने पूरा मेवाड़ वापस जीत लिया था। केवल चित्तौड़ नहीं जीत पाए, केवल चित्तौड़, हर चीज वापस ले ली। और जो हल्दी घाटी में भी क्या उनके हाथ से गया था भाई, हल्दी घाटी में आप हारे ही कितने थे भाई, आप मेवाड़ तो तब भी आपके हाथ से नहीं निकला था। इसीलिए जब मैं तमाम ब्रिटिश इतिहासकारों को पढ़ता हूं
तो कहते हैं कि भाई हल्दी घाटी का युद्ध तो मैं कैसे कह दें कि मुगल जीत गए, जब आप चित्तौड़ नहीं, जब आप मेवाड़ नहीं जीत पाए तो हम कैसे कह दें भाई एक गोगुंदा का एक किला आप जीत गए थे। गोगुंदा में क्या था कि राणा प्रताप की एक टेम्परेरी राजधानी उन्होंने बनाई थी। अच्छा, हकीकत ये है कि इस युद्ध के बाद आसफ खान और मान सिंह जो सेनापति थे, इन दोनों को दरबार से अकबर ने रोक दिया था, दरबार में इनकी एंट्री बैन कर दी थी। जीत के आए हुए लोगों की आपके दरबार में एंट्री बैन होती, वो बहुत कुछ है उस युद्ध में जिसमें आपको समझ में आएगा कि भाई शिवाजी तो हमेशा मार के भाग जाते थे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। राणा प्रताप ने हल्दी घाटी से विड्रॉ किया लेकिन युद्ध तो नहीं हारा, और अंततः पूरा उन्होंने आप देखे पूरा मेवाड़ वापस जीत लिया एक चित्तौड़ छोड़ के। बहरहाल राणा प्रताप के बारे में क्या कहें, कितना कहें, जितना कहें उतना कम है। और सही पूछे तो हमारे यहाँ लोग अक्सर कवियों को, काव्य को हल्के में लेते हैं। हकीकत है कि अगर सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं होती तो आज रानी लक्ष्मीबाई को हम ऐसे नहीं जानते। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर पंडित श्याम नारायण पांडे नहीं होते, हल्दी घाटी की पुस्तक नहीं लिखी जाती, तो फिर ये बात केवल इतिहास की किताबों तक सीमित हो जाती और हम राणा को और राणा के चेतक को उस तरह नहीं जान पाते जैसे हम जानते हैं। कि साहब जैसे वो लिखते हैं कि चढ़चेतक पर तलवार उठा रखता था, चढ़चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, और राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। क्या अद्भुत लिखा है उसी में। चेतक जो हम जानते हैं, चेतक आप जब भी देखें राणा प्रताप को जब भी दिखाते हैं तो घोड़े पे सवार दिखाते हैं, चेतक और उनको जोड़ के देखते हैं, नीले घोड़े के सवार वो कहलाते थे। तो और चेतक के बारे में तो कितना सुंदर लिखा है श्याम नारायण पांडे ने। हम सब ने, हम लोग को तो पहले कोर्स में थी, फिर सुना बीच में हट गई है, पता नहीं है या नहीं है। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वो ढालों में, सरपट दौड़ा कर वालों में। तो राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो सब इतना इन कवियों ने इन हमारे जो नायक थे उन नायकों को अमर कर दिया। और भाई महाराणा जैसा तो जिसे कहना चाहिए कि इतना अपनी आन का एकलिंग के पुजारी थे वो तो। और जो मेवाड़ के ये जो राणा होते हैं ये अपने को शासक नहीं मानते थे, ये अपने आप को कहते थे कि मेवाड़ के शासक एकलिंग हैं, हम तो उनके सेवक हैं। तो आज इसी बात को मोहन भागवत ने फिर से उठाया। उन्होंने कहा कि साहब हम तो जीते थे उसमें, और जिस तरह उन्होंने इस बात को कहा तो मुझे अच्छा लगा। और अब तो हम देख रहे हैं इतिहास की पुस्तकों में भी तमाम चेंजेस आ ही रहे हैं। कुल मिलाकर आरएसएस का जो खेल है वो उतना खुल के उन्होंने कभी खेला ही नहीं। काश कि मोहन भागवत इतना नहीं बोलते, पर हकीकत यह है कि आज भी जहां पे आरएसएस नहीं है वहां भाजपा के पास खड़े होने के लिए एक टांग भी नहीं, दो तो जाने दीजिए, एक टांग भी नहीं। आज इस देश में अगर आप कहते हैं नरेंद्र मोदी ने कोई भी बदलाव लाया है, नरेंद्र मोदी भी तो आरएसएस से आए। अगर आपको लगता है नरेंद्र मोदी ने इस देश को बदला है तो मान लीजिए कि फिर आरएसएस ने बदला है। आरएसएस नहीं होता तो मोदी नहीं होते, आरएसएस नहीं होते तो भाजपा नहीं होती, आरएसएस नहीं होता जनसंघ नहीं होता। अब छोटी छोटी, अब लेकिन आजकल लोगों ने सीधे मोहन भागवत से पंगा ले लिया है, सीधे आरएसएस से पंगा ले लिया है। मुझे देखकर अफसोस होता है कि कैसा हमारा ईगो है जो इस देश के हिंदुओं के सनातन के हित के ऊपर से उठ गया। हम इतने बड़े हो गए। एक बार सोचकर, एक बार विचार कर देखिएगा कि ये आरएसएस वाले कहां से आते हैं, अपना काम करते हैं, कोई प्रशस्ति पत्र नहीं मांगते। जब आप पालघर के साधुओं पर बयान दे रहे होते हैं तो ये 76 गांवों को गोद ले रहे होते हैं, आपको जीत दिलाते हैं और साइकिल पे चुपचाप लौट जाते हैं बिना कुछ कहे, बिना कुछ कहे। आप आरएसएस के एक आदमी का नाम नहीं जान पाएंगे सिवाय सरसंघ चालक के। और आप देखिए साइकिल, अभी भी इनको लेके साइकिल का एक फोटो अक्सर बनाते हैं कि कैसे खामोशी से आए और चुनाव जिता के साइकिल से चले गए और आपसे कुछ नहीं लिया। बीच में बड़ा एक वो फोटो वायरल हुआ था, मैं आपको लेट मी शो यू। तो आरएसएस का जो योगदान है वो अप्रतिम है, इसके बगैर कुछ नहीं। मुझे इस कहने में कोई भी संकोच नहीं है मोहन भागवत ने ये कह दिया, मोहन भागवत ने वो कह दिया। एक हमारे कहावत क्या, कौवा कान ले गया। अरे एक बार कान तो टटोल के देखो, है कि कौवे के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। विचारिएगा।